1947 से आज तक देखिए कितना चेंजेस आए हैं, और जो चेंजिंग डायनामिक्स है वो बदलते रहेंगे, वो स्टैटिक होगा नहीं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम का सवाल नहीं उठेंगे, ऐसा भी सोचना गलत है। और जो इस्टेब्लिश सिस्टम है, कभी कभी उस सिस्टम में बदलाव भी आता है। जैसे परिस्थिति आते हैं, चुनौतियां आते हैं, तो उस हिसाब से बदलाव भी लाते हैं। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 100 बार से ज्यादा अमेंडमेंट कर चुके हैं। तो जरूरत क्या पड़ा कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना। 1950 में जब हम लोग ने अडॉप्ट करके लागू किया, तब से ऐसा चीज क्या हुआ कि 100 बार से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ा। और कोर्ट में भी जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजमेंट देते हैं, उसको लार्जर बेंच उसी इंटरप्रिटेशन को और एक नए रूप देते हैं। तो वो समय के साथ जैसे समय है उस हिसाब से रेस्पॉन्ड करना है। मुझे लगता है कि इंडिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, हमको और समय लगेगा, और एक रूप, एक अलग अलग रूप अलग समय में मिलते रहेंगे, और ये प्रथा चलते रहेंगे। इसलिए कभी आप लोगों को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि इतना डिबेट क्यों हो रहा है समाज में। मैं तो ऑपोजिशन एमपी के हिसाब से भी काम किया। जब मैं ऑपोजिशन एमपी के रूप में पार्लियामेंट में काम करते थे, तो उस समय तो सोशल मीडिया तो था नहीं, इतना डिबेट डिस्कशन का कोई मौका नहीं था। सिर्फ चुने हुए कुछ जो बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, चर्चित चेहरे होते हैं, वही टेलीविजन डिबेट में हिस्सा लेते थे, वही टेलीविजन में हिस्सा लेते थे, और न्यूज़पेपर में भी उन्हीं का नाम छापते थे। आम आदमी का तो आवाज था नहीं। आम आदमी अगर बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकते हैं। कहां बोलेंगे, प्लेटफॉर्म था नहीं। नेता लोग ही बोलते थे। नेता मतलब पॉलिटिकल नहीं, हर जगह नेता होते हैं, लीडरशिप होते हैं। आप लोग कभी बार एसोसिएशन का नेता होते हैं। तो इस तरीके से हमने खुद जो देखा है एज ए ऑपोजिशन एमपी, पब्लिक कहां सवाल करने का मौका मिलता था सरकार को। आज तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक सरकार को सवाल पूछता है, और सवाल पूछना भी चाहिए। सरकार को, जो चुने हुए सरकार है, उनको सवाल नहीं करेंगे तो फिर सवाल किससे करेंगे। तो सरकार को लगातार अटैक होता है, क्वेश्चन करते हैं, हम उससे पीछे हटते नहीं हैं, हम फेस करते हैं इस चीज को। हम लोग तो चुने हुए लोग हैं। मैंने कई बार सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के साथ में कई बैठक हुए, कई कार्यक्रम में साथ बैठे। तब भी मैंने कहा, अगर मैं आज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के हिसाब से काम कर रहा हूं, तो अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे। अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर हम भी सरकार का सवाल करेंगे। लेकिन जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप, जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं, और लोग देख करके असेसमेंट भी करते हैं, ओपिनियन भी बनाते हैं। सोशल मीडिया के युग में कोई किसी को आप छुपा नहीं सकते हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि कुछ कदम उठाना चाहिए, सोशल मीडिया में जजेस को जो अटैक होते हैं, गालियां देती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका है। अब जजेस जो है पब्लिक फोरम में जाकर के आर्गुमेंट तो कर नहीं सकते हैं, लिमिटेशन है अपने। तो सरकार को रिक्वेस्ट किया कि कुछ ऐसा ठोस कदम उठाइए जो जजेस के ऊपर में अगर कोई
सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म में इंसल्ट करते हैं या कुछ गलत तरीके से बयानबाजी करते हैं, तो उसको कुछ कंट्रोल करने का मैकेनिज्म ढूंढना चाहिए। उस सजेशन को मैंने रखा और सोचा भी है कि क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर जजेस के ऊपर में कुछ इस तरीके से व्यवहार दिखता है जो सही नहीं है, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का भी व्यवस्था तो बनाया हुआ है। लेकिन जब मास स्केल में लोग कमेंट्स पास करते हैं, लोग बयानबाजी करते हैं, तो फिर उसको क्या आप कर सकते हैं, कौन सा कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये चीज है। तो हम लोग भी आजकल रेगुलर डेली बेसिस में पब्लिक स्क्रूटिनी प्लस पब्लिक क्रिटिसिज्म फेस तो कर रहा है, अब जजेस भी कर रहे हैं। इसलिए आपको देखने को मिलेंगे कि जजेस भी आजकल थोड़ा सा केयरफुल होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा जजमेंट दे देगा, अगर उसका रिएक्शन बहुत भारी रिएक्शन होगा समाज में, तो जज भी तो इंसान ही तो है, तो उसको भी तो असर पड़ेगा। इसलिए इसका प्रभाव डायरेक्टली होता है। तो इसलिए मैं आप जितना हमारे यहाँ जुडिशियल हो या हमारा बाहर के जो लीगल फ्रेटर्निटी से जितना आए हैं, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। एक तो हमारा प्राथमिकता है कि भारत में अगर लोकतंत्र मजबूत से सिर्फ जीवित ही नहीं, मजबूती से आगे चलना है, तो रोबस्ट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ए मस्ट। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस को अगर डाइल्यूट करेंगे और जुडिशरी का अथॉरिटी या जुडिशरी का जो ऑर्डर डिग्निटी को कमजोर करेंगे, तो डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। दूसरा, उस प्रणाली को बचाए रखने के लिए जितना हमारा लॉयर्स है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपका अच्छा जुडिशरी बनाने में सबसे प्रथम, सबसे अहम भूमिका लॉयर का ही होता है। अच्छा बार, अच्छा आपका जो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल होते हैं, अगर ये आप चुरुस दुरुस होगा, उससे इंडियन जुडिशरी को मजबूती देने में बहुत बल मिलेगा। इसलिए एज ए गवर्नमेंट हमारा तो जो दायित्व है वो तो हम करना ही है, लेकिन आपका दायित्व तो किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है। कोविड के बाद जो परिस्थिति बनी है, स्पेशली जो यंग एंड बडिंग लॉयर्स का जो डिफिकल्टीज है, मैंने काफी सुना है, काफी लोगों से बात भी किया है। दे वर लिटरली स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, फॉरगेट अबाउट द अदर बिगर इश्यूज। Mere survival became issues for some of the budding young lawyers.